ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को भी अपना नेता खुद ढूंढना है। क्यों जरूरत पड़ेगी मुस्लिम समाज को कि हमें दूसरा नेता ही चाहिए। मुस्लिम समाज अपना नेता जब तक नहीं चूज करेगा, किसी को लीडर मानते रहेगा, तब तक आप देखिएगा राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो नहीं हो पाएगा। आप आज़ादी के समय में देखिए मौलाना अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, इन सबको होने के कारण आप देखिएगा कि उनका जो सेंटिमेंट था, उनका जो डिस्कोर्स था, वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स हुआ करता था। SC ST OBC के लोग को बहका के और मुस्लिम पे जो क्राइम होता है, कहीं वो खुश होते नजर आते हैं तो कहीं उनकी संलिप्तता भी होती है। मैं यह कहना चाहूँगा, इसी को काउंटर करने के लिए, इसी डिस्कोर्स को काउंटर करने के लिए डोमा परिसंघ की कल्पना की गई है। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसा बताइए जहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, OBC, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक जगह बैठ करके समाज के बारे में चर्चा कर रहा है। DOMA, दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, परिषद। हमारे साथ इस वक्त JNU के स्टूडेंट एक्टिविस्ट कुणाल कुमार बिहारी मौजूद है। कुणाल कुमार जो है नेशनल लेवल पे काम कर रही सामाजिक न्याय की तंजीम, बहुजन समाज की तंजीम डोमा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है। मैं इनसे डोमा के इंट्रोडक्शन के ऊपर, डोमा के विज़न के ऊपर और मौजूदा टाइम में मुस्लिम, दलित, OBC समाज के जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर के पॉलिटिकल विज़न क्या होना चाहिए मुस्लिम, दलित, OBC समाज का, इन सब टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुणाल, आपका वेलकम करता हूं मैं इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगा कुणाल कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि मुजफ्फरपुर ज़िला से निकलकर JNU तक का सफ़र किस तरीके से हुआ। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन के अंदर। आप किस तरीके से पहुंचे, फिर वहाँ स्टूडेंट एक्टिविज्म में किस तरह से आप आगे बढ़े, आपने वहाँ चुनाव भी लड़ा है JNU के अंदर, तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, मैं बचपन में जो शिक्षा हुआ है, मुजफ्फरपुर में ही एक JN गांव है जिसमें एक हजाम विद्यालय हुआ करता था, वो सरकारी प्राथमिक स्कूल था। उससे शिक्षा हुआ। उसके बाद SRT स्कूल में 9वीं 10वीं, जैसा कि हम लोग के तरफ होता है कि बस 9th और 10th CBSE में पढ़ा पाते हैं लोग पैसे की तंगी के कारण। फिर उसके बाद मेरी LS कॉलेज से 11th 12th हुई है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब BHU से और PhD JNU से चल रहा है। तो यह मेरा संक्षिप्त सफ़र रहा है। JNU में मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD चल रहा है और मैं सतलज हॉस्टल में रहता हूँ। वहाँ पे मैं निर्विरोध प्रेसिडेंट में सेक्रेटरी रहा हूँ। वहाँ पे हॉस्टल सेक्रेटरी, हॉस्टल सेक्रेटरीज और निर्विरोध प्रेसिडेंट, मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं हुआ था। तो इसी दौरान मुझे डॉक्टर उदित राज जी, जो कि खुद JNU से हैं, मान्यवर का मुझे परिचय मिला और उनके काम से मैं प्रभावित होके डोमा परिसंघ ज्वाइन किया, जो कि 1997 में इसको बनाया गया है। जी मैं चाहूँगा कि डोमा का जो एक डिटेल इंट्रोडक्शन आप यहाँ पेश कर दें कि जी। डोमा का क्या विजन है, किस तरह से काम कर रही है। देखिए, 1997 में मान्यवर उदित राज जी ने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बनाया, जिसको परिसंघ भी कहते थे। ठीक। लेकिन अभी वर्तमान में, जैसा कि मान्यवर बताते हैं हर मीटिंग में, कि लगभग 4-5 सालों से जो अक़लियत के लोग हैं और जो OBC के लोग हैं, उन पे भी बहुत बड़ी संकट आ गई है। स्पेशली जो ये संघ जो अपना मैकेनिज्म खड़ा किया है, एक मनुवादी मैकेनिज्म जो खड़ा किया है, वो चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे आप डेली रोजगार में हो, तो आप देखिएगा कि उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। इन सभी को मिलाने के लिए जो ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स था, उसको रीनेम्ड किया गया डोमा परिसंघ की जगह पे, DOMA, दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, परिसंघ। तो ये मर्डर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहा जाता है संघों का, जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक परिसंघ है। तो इसलिए बनाया गया। आप जो उद्देश्य की बात कर रहे थे, देखिए, मैं इंसाफ टाइम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये उद्देश्य जो है वो बहुत नोबल है। जैसे आप देखिएगा कि एक मुस्लिम जब वक्फ बोर्ड की बात उठाता है तो ये जो गोदी मुटिया है उसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दे देती है। डोमा परिसंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू है जो कि वक्फ बोर्ड की मामला को उठा रहे हैं,
मुस्लिम है, वो गया में जो बौद्ध भिक्षु के पर जो ब्राह्मणी BT का एक्ट का जो इशू जो जो इशू है, मंदिर का जो एक्ट है उसका जो इशू है, बौद्ध कैसे वो जो ट्रस्टी है उसमें आप देखिएगा कि 10 ब्राह्मणों का जो और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसमें हस्तक्षेप है उसकी बात उठा रहे हैं मुस्लिम। तो इस तरीके का यह परिकल्पना जो है कि एससी की बात ओबीसी उठाए, ओबीसी की बात एससी उठाए, अक़लियत का बात जो है हिंदू उठा रहा है, तो इस परिकल्पना को लेके ये डोमा परिसंघ बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर हॉल में एक मीटिंग थी और मान्यवर उसमें कहे कि हमें मोहब्बत की दुकान जो है वो एससी एसटी ओबीसी के बीच में भी खोलने की जरूरत है। बिल्कुल। जी लेकिन ऐसे वक्त में जबकि एससी एसटी ओबीसी पे के खिलाफ जो हेड क्राइम्स है उसके बारे में मुसलमानों को मालूम नहीं होता है। हम्म, मुसलमानों के खिलाफ जो हेड क्राइम्स इस मुल्क के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हिंदुत्व प्रोपेगेंडा के जरिए जिससे उनको बहका करके इस्तेमाल किया जाता है। और मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ एक्शन होता है गवर्नमेंट का स्टेट का तो उस पर एससी एसटी ओबीसी के लोग खुश होते हुए नजर आते हैं। हम्म, ऐसे जब बटा हुआ है समाज उसको छोड़ दिया, आप ओबीसी समाज में अगर आप आएंगे तो एक ओबीसी समाज यादव है, एक ईबीसी समाज सहनी है। सहनी पे कोई जुल्म होता है तो यादव खुश होता है, यादव से जो है वो सहनी जो है नफरत करता है, उससे दूर रहना चाहता है, उसको सामंती मानता है कि ये भी सामंती हो गए। इतना डिस्ट्रीब्यूशन जब है बहुजन समाज के बीच में, वैसे में आप कैसे इनके बीच जाकर काम कर पा रहे हैं या कैसे करेंगे? जी देखिए, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस नहीं है। ऐसा है कि ओबीसी में 3000 जातियां हैं, तो ओबीसी कह देने से सारे ओबीसी एक नहीं हो गए हैं, बिल्कुल। एससी कह देने से सारे एससी एक नहीं हो गए हैं। आप एससी में भी देखिएगा जो महादलित है उनका कहाँ रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। ओबीसी में भी देखिएगा कि आप ईबीसी है उनका कहाँ रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिएगा कि आपने जो बात बोला कि एससी एसटी ओबीसी के लोग को बहका के और मुस्लिम पे जो क्राइम होता है कहीं वो खुश होते नजर आते हैं तो कहीं उनकी संलिप्तता भी होती है। मैं यह कहना चाहूँगा, इसी को काउंटर करने के लिए, इसी डिस्कोर्स को काउंटर करने के लिए डोमा परिसंघ की कल्पना की गई है। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसा बताइए जहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक जगह बैठ करके समाज के बारे में चर्चा कर रहा है। हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। हमारे पास जातीय संगठन है, जैसे यादव है यादव महासभा है, नाई है सेन महासभा है, अक़लियत के लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, समझ आए ना, एससी में पासवान का महासभा है, हर जाति का महासभा है। लेकिन एक ऐसा महासभा नहीं है जिसमें सारे जाति और वो अल्पसंख्यक जिनका आज रिलीजियस प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात करें। तो आप देखिएगा कि प्लेटफॉर्म मिलने भर से, बातचीत होने भर से हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो रही है। और ये शुरुआत है, 28 राज्य में लगभग हमारा यूनिट है। तो हम लोग इस शुरुआत को मान्यवर 1997 से इसकी शुरुआत किए हुए हैं। हम लोग तभी जुड़े हैं। मुझे उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव एक तो ये है कि आप कॉन्फ्रेंसेस करें, आप सेमिनार्स करें, इसमें सभी समाज के इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हों, एक्टिविस्ट आ रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ क्या समाज के बीच जा करेंगे जो सामाजिक आंदोलन की एक जरूरत महसूस की जा रही है भारत में, एक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में, जिस तरह कांशी राम जी ने काम किया, जिस तरीके से एक दौर में बामसेफ काम करती थी, उस तरीके से आज आरएसएस को अगर हम देखते हैं तो वो घर घर तक पहुंचता है अपनी विचारधारा को लेकर, कान कान तक पहुंचता है अपनी विचारधारा को लेकर के। तो तोड़ने वाले लोग अगर, जिनको आप कह रहे हैं तोड़ने वाले लोग हैं, वो तोड़ने वाले अगर घर घर पहुंच रहे हैं तो क्या आप भी घर घर पहुंचने का कोई रोड मैप रखते हैं? उस तरह से कोई काम आपका हो रहा है? जी बिल्कुल। और आप देखिएगा कि हम लोग कैडर कैंप की शुरुआत भी कर चुके हैं। हम लोग क्या करें कि अब एक दिन का कोई सेरेमनी, भाषण सेरेमनी नहीं, अब हम लोग वर्कशॉप रख रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि मनुवादी विचारधारा कैसे आपके लिए घातक है। कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि कब मनुवाद हावी हो गया और हम उसी मनुवाद के करियर बन गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक मेरा दोस्त है, दोनों एससी समाज से, एक पुरुष और एक महिला, दोनों आपस में दोस्त थे, उनकी शादी होने वाली। तो मैं बोला कि यार तुम लोग का बड़ा अच्छा है, एक ही कैटेगरी में है, घर वाले से कोई दिक्कत महसूस ना होगा। तो बोला ना ना ना, हम ऊपर वाले हैं एससी कम्युनिटी में, वो नीचे वाले हैं। तो ये जो फीलिंग है यही मनुवाद है। ये जो वर्ण व्यवस्था है हम लोग इसको इतना इनहेरिट कर चुके हैं कि हम लोग को पता नहीं चलता कि कब इसके करियर हो गए हैं। इन सब चीज़ को काउंटर करने के लिए माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग कैडर कैंप की शुरुआत कर रहे हैं। इनफैक्ट कैडर कैंप पहले भी होते थे और कैडर कैंप अभी भी हो रहे हैं।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल्स का मीट हर स्टेट में कर रहे हैं, ताकि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो आप लोग जैसे लिखने पढ़ने और बोलने वाले लोग हैं वो बोले, इस मुद्दे पर लिखे, इस मुद्दे पर सवाल पूछे। इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअल मीट आप देख रहे हो कि डिप्टी स्पीकर हॉल में हर दूसरे महीने हम लोग का हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। आप जगजीवन राम सभागार में हम लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंसेस किया है इस पर। तो हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और ये जो कैडर कैंप है इसकी शुरुआत हम लोग फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि ये जो मनुवादी विचारधारा है जो इनहेरिट हो गया है हमारे मन मस्तिष्क में, इसको काउंटर किया जा सके। जी, ये जो विचार भाजपा आरएसएस और संघ परिवार की जो विचारधारा है, इनके काम में एक बड़ा योगदान कहीं न कहीं मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है, इनके थिंक टैंक्स बहुत मजबूत है। इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या मीडिया के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में आपका कोई काम हो रहा है? क्योंकि आप जब बात करते हैं, उन मनुवाद की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम अल्टरनेटिव मीडिया को देखने जाए तो वहाँ भी उन लोगों का ही कब्जा नज़र आता है जो उस कैटेगरी से आते हैं, उस सर्कल से नज़र आते हैं, और वो भी दलित और मुसलमान ओबीसी के बेसिक इश्यूज़ पे कहीं न कहीं उनकी आँखें भी बंद हुआ करती है। तो इसको आप किस तरह काउंटर करें? इस पे किस तरह काम कर रहे हैं? जी, आप देखिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, आप देखेंगे कि उसमें अपर कास्ट हिंदू की बहुत ज़्यादा सहभागिता है। वो कभी भी दलित ओबीसी माइनॉरिटी की डिस्कोर्स को मेन स्ट्रीम और मुख्य पटल पे लाते ही नहीं है। इसलिए डोमा परिसंघ के तत्वाधान में उसके अंतर्गत हम लोग डोमा टाइम्स मैगजीन भी लॉन्च कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगी, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी टाइम्स, ताकि हम लोग जो लोकल मुद्दे हैं हमारे उसको भी नेशनल मुद्दा बनाया जा सके। अगर ठेले पे सामान बेचने के कारण किसी को मारा जा रहा है, अगर कांवड़ियों का रास्ते के दौरान किसी का अगर ठेला पड़ जा रहा है तो उसको उलट दिया जा रहा है, तो ये लोकल मुद्दा नहीं है। भले ही यह किसी गांव कस्बा में हुआ हो, लेकिन इससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा है, उसके सोशल फैब्रिक कमजोर हो रहे हैं। और इसको हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ बनाने के लिए, इसको हम लोग नेशनल डिस्कोर्स बनाने के लिए डोमा टाइम्स जैसे मैगजीन को ला रहे हैं। ऑनलाइन एक न्यूज़ पोर्टल होगा जो कि हम लोग की बात उठाएगा, और इसमें आप लोगों की सहभागिता की ज़रूरत होगी। आप डोमा टाइम्स ला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स आपके साथ काम करेंगे, जर्नलिस्ट करेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो पास्ट में जिन्होंने बहुत ओबीसी नैरेटिव पे, सामाजिक न्याय के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, जैसे दिलीप सिंह मंडल जी हैं। लेकिन आज के वक्त में वो संघ के आलयकार बने हुए हैं, कहीं ना कहीं संघ परिवार, आरएसएस और गवर्नमेंट के जो डिस्कोर्स हैं, जो उनके नैरेटिव्स हैं, उसको बिल्ड करने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो डिस्कोर्सेज जो आरएसएस और बीजेपी के आईटी सेल के हैं, उसको वो इंटेलेक्चुअल अंदाज में पेश कर रहे हैं ओबीसी समाज के बीच में। इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? और मुसलमान समाज या दीगर लोग आप पे किस तरह ट्रस्ट कर पाए जब उन्होंने पास्ट में दिलीप सिंह मंडल जैसे लोगों को देखा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिलीप मंडल जो है वो ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। पहली बात, वो बहुत बड़े ट्विटर चैनल था उनका, अभी भी है। इनफैक्ट एक समय वो बहुत सेकुलर होने का पता नहीं नाटक किया करते थे, लेकिन अभी जो उनका विचारधारा है उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि ये जो मनुवादी फोर्स है, आप इसको सिर्फ आइडियोलॉजिकल फॉर्म में नहीं देखिए। मनुवाद के साथ अभी क्या हुआ कि कैपिटल भी आया है। इकोनॉमिक कैपिटल और जो मनुवादी विचारधारा है, ये दोनों को मिलने से ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है। अडानी अंबानी का पैसा है, संघ का दूषित विचारधारा है, इन दोनों का यूज करके कुछ लोग इसको ब्राह्मण बनिया नेक्सस कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो ब्राह्मण बनिया नेक्सस है, जो लोग सीबीआई ईडी से डर के आ जा रहा है उनको ऐसे लाया जा रहा है, जो लोग अपनी बोली लगा पाते हैं उनको खरीद लिया जा रहा है। तो इससे लड़ना है, ये दिलीप मंडल से हतोत्साहित नहीं होना है। एक दिलीप मंडल है ना, लेकिन हजारों लोग हैं जो सड़क पे, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की एकता, अखंडता और उनकी बातों को उठा रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि दिलीप मंडल जैसे व्यक्ति के होने से एक मन में अविश्वास पैदा होता है, और वैसे कम्युनिटी के मन में तो बिल्कुल ही जिसको समझिए तो ऐतिहासिक रूप से उसको हाशिए पर रखा गया है, जिसका ना अभी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसका ना सोशल रिप्रेजेंटेशन है, ना पॉपुलेशन के हिसाब से उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को देखे ये तो अविश्वास होना नेचुरल है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को भी
अपना नेता खुद ढूंढना है। क्यों जरूरत पड़ेगी मुस्लिम समाज को कि हमें दूसरा नेता ही चाहिए? मुस्लिम समाज अपना नेता जब तक नहीं चूज करेगा, किसी को लीडर मानते रहेगा, तब तक आप देखिएगा कि उसका जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो नहीं हो पाएगा। आप आज़ादी के समय में देखिए, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, इन सबको होने के कारण आप देखिएगा कि उनका जो सेंटिमेंट था, उनका जो डिस्कोर्स था, वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स हुआ करता था। अब हमारे लोग नहीं है। आप देखिए अभी कितने मुस्लिम नेता है जिनको आप कह सकते हैं कि वैचारिक नेता है। नहीं है। तो और वैचारिक लोग हैं तो पॉलिटिकली स्टैब्लिश नहीं है। इस्टेब्लिश नहीं है, उनको जगह नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता है कि अपना नेता खुद बनाना है और डोमा परिसंघ जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ताकि हम लोग अपना जमीनी स्तर से लीडरशिप बिल्ड बिल्ड करें, करें। दीगर तमाम कम्युनिटी से जो कोलैबोरेशन और अलायंस का रास्ता अपना करके आगे बढ़े। भारत में मुस्लिम तबका, मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, जब तक अपनी लड़ाई में दलित पिछड़े शोषित को शामिल नहीं करती है, तब तक उनके हर लड़ाई को हिंदू मुस्लिम का कलर दिया जाएगा। हर लड़ाई हिंदू मुस्लिम का, और ये इसमें वो लोग सफल भी हो जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड का जो मेन प्रतिवादी है वो उदित राज जी है। आप देखिएगा जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आप वक्फ बोर्ड पर जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, पहला प्रोटेस्ट जो हुआ, उदित राज जी ने किया। ताकि वो मुझसे जब रात में बात करे तो बोल रहे थे कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदू वक्फ की लड़ाई लड़े ना। और ये एक बहुत स्टेटमेंट देते थे कि जब हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं है, गैर हिंदू नहीं होता है, जब सिख में कोई गैर सिख सिख बोर्ड जो है उसमें गैर सिख नहीं होता है, तो मुस्लिम बोर्ड में और पर्सनल लॉ में जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि वहाँ पे डीएम की सहभागिता की उसमें बात की गई है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, मुझे वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। मुझे क्या मालूम है कि शरीयत में क्या है? मुझे क्या मालूम है कि मुस्लिम या अक़लियत की कवायद क्या है, उनका डिमांड क्या है? आपने भी ये कहा कि मुस्लिम जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं उनको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों के साथ साथ जो दूसरे समाज के सेकुलर लोग हैं उनकी भी बनती है? जैसे मैं अगर देखूँ, वक्फ की बात होती है, सीए की बात होती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद हों या दूसरे दलित नेता हों या सेकुलर नेता हों, वो मुसलमानों के बीच में आकर के ये बताते हैं कि ये सबकी लड़ाई है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की लड़ाई है। लेकिन वो अपने समाज के बीच जाकर नहीं समझाते हैं कि ये जो वक्फ बिल आया है ये बेसिकली संविधान को कमजोर करने के लिए आया है, ये रास्ता खोलने के लिए आया है संविधान के खिलाफ। या जो सीए है, ये जो एंटी संविधान है, ये तुम्हारी भी लड़ाई है, तुम्हारे खिलाफ भी साजिश इस तरह की आगे हो सकती है। ये अपने समाज में जाकर वो नहीं समझाते हैं, उनकी गलती नहीं है क्या? जी देखिए, मैं चंद्रशेखर के बारे में तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जान रहा सबकी हूँ। बात करो, हाँ सेकंड लेकिन मैंने नाम लिया, जो भी हाँ सेकुलर दलित हाँ ओबीसी समाज के लीडर्स हैं। मैं मान्यवर उदित राज जी को जानता हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ वर्षों से। डिप्टी स्पीकर हॉल में उन्होंने 4 कॉन्फ्रेंसेस कराया है वक्फ बोर्ड पे, 4 कॉन्फ्रेंसेस करवाया है वहाँ पे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कॉन्फ्रेंसेस की जो अध्यक्षता से लेके और जो लोगों की सहभागिता थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। प्रोफेसर कमाल पाशा जेएनयू के थे, और आप उसमें देखिएगा कि सबसे ज़्यादा सहभागिता हिंदू कम्युनिटी के थे। और वो बता रहे थे कि ये कैसे रिलीजियस फ्रीडम को जो छीना जा रहा है। अरे वक्फ बोर्ड तो एक समझिए कि अभी मुसलमानों को दबाया जा रहा है, रिलीजियस फ्रीडम आपको छीना जाएगा, हिंदू का भी छीना जाएगा, फिर से ब्राह्मणिकल सिस्टम थोपा जाएगा। तो इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं, और आपका जो डिमांड है वो जायज़ है कि अपने अपने कम्युनिटी में जाके आप इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? ये काम किया जा रहा है, डोमा परिसंघ के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसका एक अहम हिस्सा हूँ। से आप यूनिवर्सिटी जेएनयू से आते हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं या वो कौन सी साजिशें हैं जिसको यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन के फील्ड में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज फेस कर रहा है? देखिए, आप ये जान लीजिए कि माइनॉरिटीज़ एससी एसटी ओबीसी है, उसका आज पहला पीढ़ी यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, एट मैक्स दूसरा पीढ़ी। लेकिन ऐसे लोग हैं जिसकी 3-3 पीढ़ी जेएनयू और जैसे तमाम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। मैं राहुल गांधी जी का ही एग्जाम्पल दूं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और राहुल गांधी, 3 पीढ़ी है जो कि हायर एजुकेशन ले चुके हैं।
मैं अपने पीढ़ी में पहला आदमी हूँ, मैं पूरे ब्लड लाइन में पहला आदमी हूँ जो पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे ब्लड लाइन में कोई पीएचडी नहीं किया है। तो हमारी तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम लोग अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, पहली पीढ़ी पहुँची है। यह चैलेंजेस अक़लियत और मुस्लिम समाज के रूप में और भी ज़्यादा आती है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो हायर एजुकेशन है, आप देखिएगा कि हायर एजुकेशन जो है वो कोऑप्ट नहीं करता है बहुत सारा एजुकेशन जो कि हमारे मदरसे बोर्ड में इस समय दिया जा रहा है। इस कोऑप्शन के कारण क्या कि जो मदरसे से निकल के लोग आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है हायर एजुकेशन में। आप देखिएगा कि जो मेन कोर्सेस हैं उसमें मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहभागिता कम है। उनको अधिकतर सिर्फ उर्दू और अरबिक की तरफ धकेला जाता है। वो इन्वायरमेंटल साइंस क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के क्यों नहीं इजराइल फिलिस्तीन के बारे में लिखेंगे? तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारा कोई अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि परिवार में जब एक लोग यूनिवर्सिटी चला जाता है तो घर से 2-3 लोगों को लेकर चला जाता है, उसकी तैयारी करवाने लगता है, इस पे उसको गाइड करने इस पे लगता है। गाइडेंस की जरूरत है हाँ, कम्युनिटी के जो पद कहते हैं कि कोई पद चिन्ह बनाता है तो कोई पद चिन्हों पे चलता है। हम लोग तो अभी पद चिन्ह बना ही रहे हैं अपने अपने परिवार का, अपने अपने समाज का। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी हम लोग उस स्पेस को क्लेम नहीं कर पाए हैं जो हम लोग को 50-60 साल पहले मिल जाना चाहिए था। क्लेम करना है उस जगह। अच्छा, स्टेट की तरफ से भी क्या साजिशें हैं, कोई षड्यंत्र है इस तरह की जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन को रोकने के लिए हो, उनके स्टूडेंट्स के रास्ते में रुकावट हायल करने के लिए हो? जी देखिए, ये सबसे बड़ा रुकावट तो है इनका फेलोशिप ख़त्म करना। आप देखेंगे कि मानव जैसे फेलोशिप को ख़त्म कर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में जो मुस्लिम और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, एक तो गलत कहा गया कि सिर्फ मुस्लिमों को ये फेलोशिप मिलता था, वो सारे माइनॉरिटीज़ को मिलता था। लेकिन इसका दुष्प्रचार किया गया कि ये तो मुसलमानों के देने के लिए, और ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि जो मुस्लिम JRF नहीं निकाल पाते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ये मानव स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये जो दुष्प्रचार है इसके खिलाफ भी बोलने की ज़रूरत है। जहाँ तक स्टेट की षड्यंत्र है, स्टेट का षड्यंत्र आपको दिखेगा इस सरकार में, स्कॉलरशिप ख़त्म करके, यूनिवर्सिटियों के माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करके। आप देख रहे हैं कि जामिया में किस तरीके से जामिया का जो वाइस चांसलर है वो भले ही मुस्लिम तबके से आते हो, अक़लियत के लोग से आते हो, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि CA और NRC के सपोर्ट में वो 7 पेज का लेटर लिखे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से तो उनका और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संघ का जो RSS का विंग है उसको संस्थापक है, संस्थापक सदस्यों में से है। आप देखिएगा कि हमारे जो समाज का जो चैलेंज ये भी है कि हमारे कुछ लोग जो है उनका करियर बन गए हैं। वो स्टेट के षड्यंत्र का हमारे कुछ लोग करियर बन गए हैं। इसका भी हम लोगों को खुल के विरोध करना पड़ेगा। और आपको दिखेगा, षड्यंत्र दिखेगा तब दिखेगा जब आप एक विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाता है और पूरा स्टेट मशीनरी जो है उसको खोज नहीं पाती है। मैं नजीब की बात कर रहा हूँ। आप षड्यंत्र आपको तब दिखेगा जब शर्जील इमाम जैसे होनहार छात्र को अभी तक सलाखों के पीछे रख दिया जाता है। 1000-1500 दिन हो गए। आपको षड्यंत्र दिखेगा जब उमर खालिद जैसे मेधावी स्टूडेंट को जेल में बंद कर दिया गया है। तो आपको ये षड्यंत्र दिखेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं 1-2 जगह कोट किया हूँ कि जिन धाराओं में उन लोगों को अंदर रखा गया है वैसा वैसे प्रोटेस्ट में 2-3 प्रोटेस्ट में मैं भी अरेस्ट हुआ हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि आपका नाम कुणाल है। क्योंकि मेरा नाम कुणाल है। अगर मेरा नाम कुणाल कुरैशी होता, कुणाल कुमार ना होके, तो मैं शायद अभी जेल में पाया जाता। तो चैलेंजेज है, और जो अक़लियत की चैलेंजेज है, जो माइनॉरिटीज़ की चैलेंजेज है, वो हमारे चैलेंजेस से अलग है। अब इसमें जिम्मेवारी हम लोग की ज़्यादा है कि हम इस बात को समझें और उसको कैसे कोऑप्ट करके एक लड़ाई लड़ें। अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम करके वो 15 साल से सफल रहे हैं, 15 साल और सफल रहेंगे।